गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है ज्ञान की रचना से आपका क्या अभिप्राय है। ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्वों की कुछ उदाहरण के साथ व्याख्या करें। यानी कहने का मतलब ज्ञान की रचना से आपका क्या अभिप्राय है, ज्ञान का रचना हम कैसे करते हैं, इसके बारे में क्या समझते हैं। ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्व और ज्ञान की रचना में क्या क्या चीज़ शामिल है, यानी ज्ञान को बनाने में बढ़ाने में कौन कौन सी तत्व की जरूरत पड़ता है, कुछ उदाहरण के साथ व्याख्या करें। यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट इंक्लूडेड इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन। यानी कह रहा है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज को कंस्ट्रक्शन में अलग अलग वेरियस एलिमेंट, अलग अलग तत्व क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आगे इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। प्रस्तावना देखिए देखिए कहता है मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। कहने का मतलब मानव जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, यानी ज्ञान के बिना आप सही से सक्सेस नहीं हो सकते। मानव जीवन के लिए ज्ञान रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी के बदौलत हम सही से खड़ा हो पाते हैं, सही से बैठते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी मानव के जीवन में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसलिए ज्ञान को मनुष्य का तीसरी आंख भी कहा जाता है। कि जनरल दो आंख तो सभी को होते हैं, लेकिन तीसरी आंख यानी अगर उसके पास नॉलेज है तो अच्छा से काम करता है और सक्सेस भी होता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का मतलब भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान अज्ञानता, डर और अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान क्या करता है? अंधविश्वास, अज्ञानता यानी अज्ञानता मूर्खता भी दूर करता है, डर दूर करता है, अंधविश्वास को दूर करता है। जो एक बार पुराने लोग जैसे बोल देते हैं, उसको नॉलेज जब होने पर, ज्ञान होने पर इसको चेक करते हैं कि बात सही है कि गलत है। अगर वह सही होता है तब उसको हम उस पर विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वास को भी दूर करते हैं। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है। ज्ञान क्या चीज़ का करता है? चरित्र का। अगर नॉलेज है तो आप सही से रहन सहन में रहिएगा, सही से आप इनकम कीजिए, घर परिवार अच्छा से चला सकते हैं, तो उससे आपका कैरेक्टर पर भी डिपेंड करेगा। हमें अनुशासित करता है, और हमको क्या करता है? अनुशासित यानी अनुशासन में रहने को सिखाता है। ज्ञान की रचना का निर्माण कह रहा है, ज्ञान की रचना या निर्माण हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के ही अंग है। कह रहा है ज्ञान का जो रचना होता है यानी निर्माण होता है, ज्ञान का हम निर्माण कैसे करते हैं? हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के ही अंग। जो एक दूसरे से हम बात विचार करते हैं, उसमें वाद विवाद में भी हम सीखते हैं। यानी कि जो ज्ञान की रचना है या निर्माण कहिए, हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के अंग है। ज्ञान की रचना ज्ञान ग्रहण करने से पूर्णतः भिन्न होता है। कह रहा है ज्ञान की जो रचना होता है, कह रहा है कि ज्ञान की रचना पूर्णतः भिन्न होता है। ज्ञान निर्माण के अंतर्गत छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा परिवर्तन करते हुए आपके सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्रयोग करता है। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो नॉलेज है उसके अंतर्गत छात्र के पास जो ज्ञान है और अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा उसको जिस स्टेज में है उसको धीरे धीरे परिवर्तन करते रहता है, जिसके कारण उसका सर्वांगीण विकास होता है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है। छात्र इसके अलावा ज्ञान की रचना के अंतर्गत ज्ञान में कुछ नई चीज़ों को वाद विवाद
खोज, खुले एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब वाद विवाद से, नई नई चीज़ों को कोई चीज़ खोज करने से भी सीखता है। स्वतंत्र रूप से सीखने में, किसी का प्रेशर में नहीं, अगर स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा से कोई काम करता है, सीखता है, तो उसका ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है। अब देखिए ज्ञान के निर्माण की परिभाषा। देखिए ज्ञान के निर्माण की परिभाषा, देखिए कह रहा है ज्ञान के निर्माण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर, ज्ञान की रचना के आधार पर निम्नलिखित परिभाषा दी, यानी अलग अलग शिक्षा शास्त्री अलग अलग इसका परिभाषा दिए हैं। जैसे शर्मा एवं बरौलिया के अनुसार, शर्मा एवं बरौलिया के अनुसार क्या है ज्ञान का परिभाषा? ज्ञान का निर्माण का तात्पर्य सूचनाओं के प्रबंधन, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से। यानी ज्ञान का निर्माण का तात्पर्य क्या है कि सूचना का प्रबंधन, जो इंफॉर्मेशन सूचना मिलता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से, यानी उसको संगठित कैसे करते हैं और फिर से उसको प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, जिससे विज्ञान, तकनीकी दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है जिससे आपको क्या फायदा होता है कि विज्ञान एवं तकनीकी दर्शन एवं सामाजिक व्यवहार से समन्वित तथ्य को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक शर्मा एवं बरौलिया बताए थे। दूसरा है दुबे के अनुसार ज्ञान का निर्माण आज से सूचनाओं के, देखिए दुबे के अनुसार क्या है कि ज्ञान का निर्माण आज से सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती। कहने का मतलब कि इन्होंने क्या बताया है कि ज्ञान का निर्माण का आज से सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी, यानी ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का संगठनात्मक, यानी सूचना को आप कैसे संगठित करते हैं और अपने उपयोगी स्वरूप से है और कैसे इसका उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास है, तो ज्ञानात्मक सामग्री का उपलब्धता सरलता से होता है, जिससे क्या होता है उसका उपलब्धता सरलता से होता है। एगॉग एवं कौचक के अनुसार क्या है, देखिए एगॉग एवं कौचक के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है। कह रहा है ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान के समझ से। कहने का मतलब ज्ञान का जो निर्माण होता है वह अधिगम का एक दृष्टिकोण है, अधिगम का सीखने का एक दृष्टिकोण है, जो अधिगमकर्ता, जो सीखने वाले होते हैं, वो अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान का समझ। यानी पहले से संगठित ज्ञान से कोई माने मतलब नहीं है, वह किससे है कि आप कितने सक्रिय होकर अपने अनुभव के द्वारा सीख रहे हैं, उससे है। कि यह परिभाषा कौन दिए थे? एगॉग एवं कौचक के अनुसार। उपरोक्त जितना हम परिभाषा पढ़े हैं इसके आधार पर उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का प्रबंधन एवं संगठन है, जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और अनुभवों के भंडार में वृद्धि करता है। आपके पास कितना अनुभव है उसको भंडार को भी वह वृद्धि करता है। अब आगे है ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्व। ज्ञान की रचना में कौन कौन से तत्व शामिल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ज्ञान की रचना में निर्माणकर्ता निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित कर सकता है, जैसे अवधारणा का अपना अर्थ, अवधारणाओं का अपना अर्थ। अवधारणा का अलग अलग अर्थ होता है, जैसे अवधारणात्मक अर्थ को तार्किक और संज्ञानात्मक अर्थ भी कहते हैं। अवधारणात्मक अर्थ को तार्किक और संज्ञानात्मक अर्थ भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बाह्य जगत के किसी वस्तु की संकल्पना उभरती है तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी शब्द का सहारा लिया जाता है। कहने का मतलब
जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बाह्य जगत के, यानी हम नहीं जानते हैं उससे कोई दूसरे जगह की बात को जब हम हमारे दिमाग में उभरता है, संकल्पना उभरती है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग, किसी शब्द का सहारा लेकर, कह रहा है किसी शब्द का सहारा लेकर, कह रहा है किसी शब्द का सहारा लेकर लिया जाता है। जैसे जब हम मिठाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न आकार प्रकार रंगों की मिठाई का अर्थ समाहित होने जाता है कि इस टाइप का यह मिठाई होता है, इस टाइप का यह मिठाई होता है। हम हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्या होता है, अलग अलग कलर का, यानी अलग अलग रंग का, अलग अलग स्वाद का, अलग अलग मिक्सिंग जो रहता है उसके बारे में हमारे दिमाग में उठने लगता है। ज्ञान की रचना में अवधारणाओं का अपना अर्थ होना अति आवश्यक है। इससे ही कोई ज्ञान को सरल कर सकता है, जिससे क्या होता है, सबका अपना अपना अवधारणा का अर्थ होता है, जिससे वह आसानी से समझ जाता है और सब अपना अपना अर्थ निकालता है। कह रहा विचार में वस्तुनिष्ठता। दूसरा बात क्या देखना होता है, अवधारणा का और अपना अपना अर्थ हो गया। दूसरा है विचारों में वस्तुनिष्ठता। ज्ञान के रचना के लिए आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता जरूर होना चाहिए। कह रहा है ज्ञान की रचना के लिए आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता जरूर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, कह रहा है वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, अपना दिमाग में क्या विचार आया, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होता है किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में, यानी वह ओरिजिनल रूप में क्या है उसके बारे में जानता है, विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अतः ज्ञान की रचना करते समय आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता का गुण जरूर होना चाहिए। तीसरा बात है, देखिए कह रहा है तीसरा पॉइंट, अधिगम परिणामों में विभिन्नता। कह रहा है ज्ञान के रचना के लिए जरूरी है कि यह जरूरी है कि आप में अधिगम परिणामों में विभिन्नता होनी चाहिए। कह रहा है आपके अधिगम परिणामों में क्या होना चाहिए, विभिन्नता होना चाहिए, यानी सीखने का अलग अलग कैटेगरी होना चाहिए, अलग अलग सीखने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि अधिगम परिणामों में विभिन्नता नहीं होगा तो आप अच्छा से ज्ञान का रचना नहीं कर पाइएगा, जिससे क्या होगा, आप अच्छा से नहीं सीख पाइएगा। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ को दोबारा सीखिएगा तो पहले से ज़्यादा सीखिएगा। जैसे कोई बालक एक बार पढ़कर मैट्रिक का परीक्षा देता है तो 500 नंबर में 300 अंक ला देता है। वह दूसरा बार पढ़कर एग्ज़ाम देगा तो वह 300 से अच्छा नंबर लाएगा, 350 400 नंबर ला देगा। तो वह ज्ञान क्या होगा, अच्छा से उसका रचना हुआ, हम कहेंगे कि जो सीखा है उसका अच्छा से रचना किया है। चौथा पॉइंट होता है सृजनात्मक परिणाम। सृजनात्मक, कैसे किसी को कोई चीज़ सीखने में सृजन करता है, सृजनात्मक परिणाम। देखिए सृजनात्मक परिणाम, देखिए सृजनात्मक परिणाम क्या होता है, ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के, कह रहा है सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ एवं हानियाँ हमारे समझ आती है। कह रहा है कि उससे जो विचार उत्पन्न होता है जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, लाभ एवं हानियाँ हमारी समझ में आती है कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। यही सृजनात्मक परिणाम है। जैसे देखिए जेम्स वाट,
जेम्स वाट ने रसोई घर से आने वाली एक आवाज़ को सुना तथा जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है तथा फिर गिर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य घटना थी, परंतु जेम्स वाट सृजनशील बालक थे। वह उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने का विचार किया। अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान, यानी सृजन करने, उसके बारे में सोचे कि यह कैसे होता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इससे हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं। जैसे न्यूटन, जो सर आइजक न्यूटन है, वह उन्होंने गार्डन में थे, बगीचा में, तो आम का या सेब जो भी है कोई फल गिरा, जैसे सेब का फल गिरा तो वह देखे कि फल गिरा तो यह क्या कारण है कि नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं भाग रहा है, चाहे इधर उधर क्यों नहीं भाग रहा। फिर उठाकर वो फिर ऊपर फेंक दिए, फिर नीचे गिरा। इसका मतलब वो सोचे कि हम इसको ऊपर भी फेंक देते हैं तो नीचे ही गिर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई खींचने वाला है। तब यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के खोज किए। अगला पॉइंट है विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता। कह रहा है विचारों में, देखिए विचारों में लोचशीलता, विचारों में लोचशीलता, कह रहा है विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता। देखिए कह रहा विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता, विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता होगा तब ही आप अच्छा से ज्ञान की रचना कर सकते हैं। यानी कि आपके पास लोचशीलता होना चाहिए तथा स्वतंत्रता, आप आज़ादी से काम कर सकिएगा, तभी आप अच्छा से ज्ञान की रचना कर सकते हैं। विचारों में लोचशीलता का अर्थ है कि आप हमेशा नए दृष्टिकोण, कह रहा है विचारों में लोचशीलता का अर्थ है कि आप हमेशा नए दृष्टिकोण से कोई चीज़ को प्रस्तुत करें तथा विचार में लोचशीलता होने से परिस्थितियों को बदलने पर उसमें अपने विचारों को परिवर्तन करने की क्षमता भी होना चाहिए, कि अलग अलग स्थिति के अनुसार अपने विचार को भी बदल सके, इसमें क्या कमी है इसको सुधार सके, तब हम कहेंगे कि विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता है। जैसे कोई नेता को देखिएगा, तो कोई नेता को देखिएगा तो वह क्या करते हैं, जैसे कोई नेता को देखिएगा तो वह क्या करते हैं, उनमें लोचशीलता का गुण अधिक पाया जाता है। जैसे वह चुनाव के समय गरीब के यहाँ भी बैठकर खाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े होटल में भी रहते हैं। अतः ज्ञान का रचना में लोचशीलता होना बहुत ज़रूरी है। यानी सीधा कहिए कि आप नर्म होकर छोटे से भी काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े भी काम कर सकते हैं, छोटे से छोटे लोग से मिल सकते हैं, बड़े से बड़े लोग से मिलकर काम करते हैं। यही हमारा लोचशीलता का में स्वतंत्रता हुआ। इसके आगे देखिए सामान्य गतिविधि आधारित शिक्षण। जैसे ज्ञान की रचना करने के लिए आपको सामान्यतः आपको गतिविधि आधारित शिक्षण करना होगा। क्या करना होगा? गतिविधि, यानी आप क्या क्या काम करते हैं उसके आधार पर, तब आप अच्छा से ज्ञान को रचना कर सकते हैं, रचना करवा सकते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में गतिविधि आधारित, जैसे कोई टीचर है जो गतिविधि आधारित शिक्षण करवाते हैं, तो छात्र अच्छा से ज्ञान की रचना कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ है, उसको हम खिला कर अगर सिखाते हैं तो खेलने में उसका इंटरेस्ट होगा। चाहे उसको व्यवहारिक नॉलेज से जोड़कर वह भी सोचता है, उसका दिमाग गति में आता है, वह भी गति में, जैसे मान लीजिए उसको खिला कर जैसे बोर्ड पर लिखने के लिए भेज दिए, कुछ समझा दिए, उसके बारे में उससे पूछ लियो, यानी वह भी गति में रहेगा, तो वह अच्छा से ज्ञान की रचना कर सकता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला सो देखते हैं। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में ज्ञान की रचना करने का गुण प्रत्येक छात्र में होना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। यानी जब तक वह ज्ञान की रचना सही से नहीं कर पाएगा और तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। यही इसका निष्कर्ष हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं हम क्लास को एंड करते हैं।